सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब का दौरा मलेशिया मुकम्मल हुआ। दौरा किस हद तक कामयाब रहा या नाकाम, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन इस दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताबत के जौहर बहुत खूब दिखाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा और बहुत खूब कहा कि मुस्लिम दुनिया की हालत इज़ार अब यह है कि मसला कश्मीर पर OIC का सरबरा इजलास बुलाया जाना भी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि कश्मीर और म्यांमार में रियासती जबर का सामना करने वालों की आवाज़ बना जाए। मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब ने इस एक दौरे में अपनी इस तकरीर में कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर माजरत फरमाते हुए मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के कुछ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस दौरे में पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से अपने विज़न को शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान को किस तरह की रियासत देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में अपनी अदम शिरकत पर इस तासुर को यकसर मुस्तरद फरमाया कि इससे उम्मत मुस्लिमा में किसी किस्म की तकसीम दिखाई दी है। ताहम एक और सिमिलैरिटी इस एक दौरे में पिछले दौरों की तरह यहाँ ये दिखाई दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस एक दौरे में भी माफिया को याद करना न भूले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस दौरान इस खिताब में मुल्क की माशी पस्ती और मुल्क में मौजूद महंगाई की जो लहर है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं माफियाज के कंधों पर डाल दी। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सिंध का रुख करेंगे, जहां हुक्मरानी जो है वो अपने तौर पर खूब की जा रही है, बल्कि बहुत खूब की जा रही है। आज बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, नाम चूँकि मैं भूल जाता हूँ, तारीखें मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैं उनको उनका क्रेडिट देना बावजूद इसके कि मैं चाहता हूँ, भाई क्या नाम है ये, हाँ, इरशाद संजरानी साहब नुमाइंदा हैं बोल न्यूज़ के। वो ये खबर लाए हैं और बहुत खूब लाए हैं। उन्होंने बताया है कि सिंध में भुट्टो वालों की सरकार में दीगर स्कैंडल्स की तरह एक और स्कैंडल सामने आया है और वो स्कैंडल भी बड़ा शर्मनाक है। यतीम, नादार और ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने के फंड सरकारी अफसरान के बच्चों पर खर्च, क्योंकि सरकारी अफसरान जो सिंध में हैं वो इतने गरीब हैं कि उनके मुकाबले में यतीम, नादार और ज़रूरतमंद बच्चे बहुत अमीर हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले बहुत ही आला 11 अफसरान इस एक स्कैंडल में मुलव्विस हैं, ये रिपोर्ट बताती है। इन अफसरान ने अपने बच्चों की तालीम के लिए वज़ीर आला सिंध को स्कॉलरशिप देने की दरख्वास्त दी। वज़ीर आला सिंध, जाहिर है कि वो तो इतने भोले हैं, उन्होंने अय्याम कमसिनी झेलते हुए मेरे वज़ीर आला ने चुपचाप इस एक दरख्वास्त पर चिड़िया बिठा दी। एक महकमा है, ये मुझे अभी पता चला है कि इस नाम का कोई महकमा है, एंडाउमेंट फंड। ये खबर यहाँ ये बता रही है कि एंडाउमेंट फंड के हुक्काम वो यहाँ चाबुकदस्त साबित हुए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से एक तहरीरी तौर पर मुखालफत की थी कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स ना दी जाएं, लेकिन मेरे मोहतरम वज़ीर आला मेरिट के दिलदादा इमरान खान से खायफ तब्दीली सरकार की हर लम्हा बुराई करके सिंध सरकार के पता नहीं कौन से मंसूबे जो कहाँ कौन से प्लेनेट पर हैं उनके फ़ज़ाइल बयान करने वाले मेरे मोहतरम वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने इस मुखालफत की, सरकारी अफसरान की इस मुखालफत करते हुए
5 करोड़ रुपए की रकम की ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। कुछ अजीब और गरीब इसकी तफसीलात हैं, तफसीलात में जाए बगैर यहाँ मैं अगली स्टोरी पे जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ यहीं बता दिया तो फिर मेरे मेहमान क्या करेंगे। अगली स्टोरी है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उनका कहना है, उन्होंने बताया है कि अवाम का पैसा एटीएम खा गई। अब ये मेरे लिए भी कुछ अजीब व गरीब सा इंकशाफ था, क्योंकि मैंने अब तक जो देखा है वो ये कि अगर मैं एटीएम मशीन के पास जाऊं तो उसमें एक कार्ड दाखिल करूं, उसमें कुछ नंबर डायल करूं तो वो मेहरबान मशीन मुझे कुछ रकम इनायत करती है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लगता है कि हमारा पैसा, अवाम का पैसा कोई एटीएम है जो खा गई है। उन्होंने फरमाया कि हुकूमत में अब जो कुछ भी आप कर लें, अब ये हुकूमत जो है वो गवर्नेंस बेहतर नहीं होना। उन्होंने फरमाया कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को अच्छी तरह पता है कि अवाम का पैसा कौन खा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी 100 रुपये हो गई लेकिन अवाम को घबराना नहीं है। इसी किस्म की कुछ खबरों पर तबसरे के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम जनाब आन साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और गौहर अली बलोच साहब नून लीग की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर जनाब अताउल्लाह साहब हुजूर वाला, सबसे पहले ऑन एयर आपका शुक्रिया अदा करता चलूँ। हुजूर वाला, आज इस 11th आवर कॉल को अडहर करते हुए आपने जिस फरागदिली का सबूत दिया उस आला ज़रफ़ी पर दोनों हाथों से सलाम तहसीन। सर ये मुझे बताइए जनाब वाला, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें इनायत किया, उसके लिए मशकूर हैं, लेकिन प्रोग्राम को चूँकि रस्म में आगे बढ़ाना पड़ेगा। जनाब वाला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा और बहुत खूब कहा, एक मरतबा फिर आपके सामने भी तारीफ़ करता चलूँ, मुस्लिम उम्मा की हालत इज़ार पर जो उन्होंने नक्शा खींचा है वो बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि हम एक सरबरा कॉन्फ्रेंस, सरबरा इजलास भी जो है वो OIC का तलब नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। ताहम कुछ दिलजलों का ये कहना है कि उसी मुस्लिम उम्मा में हम भी हैं, आप भी हैं, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म भी हैं, और उसी मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि वहाँ सऊदी अरब का एक वली अहद एक एटमी ताकत के वज़ीर आज़म को कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से रोक देता है और हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म रुक भी जाते हैं। हुजूर, आपका तबसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल अरफीन भाई। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है, हमेशा पाकिस्तान का ये रोल रहा है कि वो इस्लामी दुनिया को लीड करता है, और जहाँ कहीं भी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, बल्कि इंसानों के साथ जहाँ जुल्म ज़्यादती होती है और ख़ासकर मुसलमानों के साथ, तो पाकिस्तान जो है उसमें भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करता है, और ये तारीख़ रही है हमारी। और आज की दुनिया में जब कश्मीर में इतने अरसे से 6 महीने से तकरीबन ये उनको वहाँ एक जेल पूरे कश्मीर को बना दिया गया है, तो पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था और पाकिस्तान की आवाम भी यही तवक्को कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुसूसी तौर पर कि जो मुस्लिम दुनिया है वो हमारे साथ खड़ी होगी, ख़ासकर OIC, और उससे हमें बड़ी उम्मीदें थी। और लेकिन जब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा था मलेशिया का, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एक पड़ोसी मुल्क जो है या हमारा दोस्त मुल्क, उसके ख़दशात थे, तो उस वजह से वो दौरा भी ना हो सका। और जो किरदार हम चाहते थे कि मुस्लिम दुनिया अदा करे, वो उस तरह से अदा नहीं किया, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने शिकवा भी किया और शिकायत भी, एक किस्म की शिकायत भी की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर और एक मुसलमानों को लेकर जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं और जिस तरह से वो ये मुकदमा पेश कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो गलतफहमियाँ थी अपने दोस्त ममालिक के साथ और इस्लामी ममालिक के साथ, इंशाल्लाह वो भी दूर होंगी, और हम जो डिमांड करते हैं या जो हम तवक्को करते हैं अपने दोस्त ममालिक से, तो इंशाल्लाह वो उस पर पूरे उतरेंगे। दुरुस्त है हुजूर वाला। अगर आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहें तो मैं आप तक महदूद रहता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ता हूँ। हुजूर वाला, वो सऊदी अरब के वली अहद की जानिब से वो जो पाबंदी हम पर एक आयद की गई थी, गैर एलानिया कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट जिसके बाद हुआ था, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो मैं। बिल्कुल जी, मैंने उस बारे में ये कहा कि देखिए, जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर का कुआलालंपुर का, तो सऊदी अरब को ख़दशात थे कि शायद OIC का कोई मुतबादिल जो प्लेटफार्म वो आएगा, तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने फिर सऊदी अरब का भी विज़िट किया, उनकी जो गलतफहमियाँ भी दूर की, और जिस तरह से कल मलेशिया का विज़िट किया और उसमें ज़िक्र भी किया, और उनको भी जो नहीं जा सके थे, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं जा सके थे, वो उससे भी आगाह किया और उनको भी इत्मीनान में लिया।
तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। हमें हमारा देखें प्राइम मिनिस्टर का किरदार ये है कि वो चाहते हैं कि हम अपने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, सबसे ज़्यादा जिसने हमेशा हमने भी साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया, सऊदी अरब, उनको भी नाराज़ ना करें, और बाकी जो हमारे तुर्की है या मलेशिया है उनको भी साथ लेकर चले, तो तब जाके इस्लामी दुनिया को हम मुत्तहद भी कर सकते हैं। और एक पाकिस्तान के पास देखिए, जब ईरान का और उसका अमेरिका का मसला हुआ तो उसमें भी, या बाकी जो ममालिक हैं सऊदी अरब वगैरह से उनका जो मसला था ईरान का, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना किरदार पेश किया एक सालिस की हैसियत से कि उनमें हम किरदार अदा करना चाहते हैं। तो साथ लेकर चलना मेरे ख्याल से बड़ी बात है, और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश भी यही है कि पूरी इस्लामी दुनिया को मुत्तहद किया जा सके किसी तरह से। दुरुस्त है। मोहतरमा सहर कामरान साहिबा, मैडम मैं आपकी जानिब आता हूँ। इससे पहले कि हम सिंध सरकार की नज़र उतारें, आज हम थोड़ा सा पहले गुफ्तगू कर लेते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो जो दौरा मलेशिया की कुछ मसलात सामने आए हैं। मैडम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस एक दौरे में अपने विज़न को शेयर करते हुए उन्होंने पिछले एतवार को याद ज़रूर किया। उन्होंने ये बताया कि पिछले एतवार में जो है माफिया उनकी जानिब से जो हरकत व सकनात इन्वर्टेड कॉमास में मुश्तबा किस्म की हरकत व सकनात थी, जिसकी वजह से हमारा ये मुल्क आज भी जो है वो माशी तौर पर अनस्टेबल है। इस वक्त जो महंगाई की एक वेव है जिसका सामना एक आम आदमी कर रहा है, वो दर हकीकत खुमियाजा है उन्हीं अदवार का जो आज एक आम आदमी को भुगतना पड़ रही है। आपके ख्याल में एक आम आदमी इस एक वजाहत से किस हद तक मुतमईन होगा, और कौन सा वो वक्त आएगा, कब वो वक्त आएगा कि जब हुकूमत वक्त अपनी ज़िम्मेदारियों का इदराक ज़ाहिर है कि उसको यकीनन होगा भी, लेकिन उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसियाँ तरतीब देते हुए आवाम को कमा हुक्कू रिलीफ फराम करने की कोई वाकई कोशिश की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर आलमीन, मैं तो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अहमद नियाज़ी साहब पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को किस सिमत ले जा रहे हैं, या हमारी कोई सिमत है भी या कोई सिमत नहीं है। यानी आपने क्या, मैं ये समझूँ इस बात से कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई है, मैं ये समझूँ कि पाकिस्तान अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार नहीं है, मैं ये समझूँ कि वज़ीर आज़म साहब इज़ ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, फ्रेंड्स ऑफ ऑल इज़ फ्रेंड ऑफ नो वन। यानी कोई डायरेक्शन है? क्या वो रीजनल अलाइनमेंट्स को नहीं समझते? क्या वो खारजा पॉलिसी की अलिफ बे को नहीं समझते? भाई, अगर आपको जाना था तो आप किसी के रोकने पे ना रुकते, आप चले जाते। अगर आप नहीं गए तो आज आप जाके गिले शिकवे कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप किसी का जहाज़ उधार मांग के अमेरिका जाओ, हमने तो नहीं कहा कि आप किसी के दामाद से जो है किसी के थ्रू जो है राब्ते करो और अपनी मीटिंग बनाओ। देखिए, हमने तो ये सब बातें नहीं कही ना। ये सारी बातें अफलातूनी जो बातें हैं सालसी की और इसकी, ये इधर उधर की बेपर की जो है ना रोज़ाना कहानियाँ जो आती हैं, इसने पाकिस्तान को इंतहाई तकलीफ़ दे जो है ना स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। अब जब ये वापस आएंगे फिर क्या जवाब देंगे? आप पैसे मांगने कहीं जाते हो कशकोल उठा के, आप आगे अपने अफलातूनी इरशादात कहीं जाके करते हो, और जहाँ जाते हो अपने मनसब, सरकारी वसाइल, अपने इख्तियारात, अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके आप सवाए जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ को और पाकिस्तान को बदनाम करने के कुछ नहीं करते। हाँ जी, पाकिस्तान में कुछ नहीं था, पाकिस्तान में करप्शन था, और आप आके इन्वेस्ट करें क्योंकि मेरे से भी संभाला नहीं जा रहा, मैं इतना जो हूँ जो बेबस हूँ, इतना जो है मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, इतना जो है वो मेरे सलाहियत मेरी नहीं है, नालायक हूँ कि जो है मैं 17 महीने के बाद भी ये कह रहा हूँ कि जी वो पिछलों ने आके आटा बेच दिया, पिछलों ने आके आटा ख़रीद लिया। यानी मेरी पॉलिसीज़ ये हैं कि जो है जिनकी फैक्ट्रियों को 170% फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उनसे मैं ना पूछूँ। कभी कहते हैं मुझे माफिया का पता है, ये सब टीके का सरूर है नूर आरफीन, ये सब टीके का सरूर है। मैं गौहर अली बलोच ना, अभी मुझे बात मुकम्मल करने दे ना, मुझे बात मुकम्मल करने दे। ये टीके का सरूर पाकिस्तान को भी टीके लगा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को महंगाई का टीका लग रहा है, पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत का टीका लग रहा है, पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगारी का टीका लग रहा है, पाकिस्तान के अवाम जो है सतह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, और ये सरूर में है हूरों के। इनको ये पता है कि जी, यानी हर जगह पे ये जाके मुख्तलिफ बयान देंगे और सोचेंगे दूसरा सुनेगा नहीं, और फिर आगे आप यानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम और फेल हो जाए। अगर OIC ने इजलास नहीं बुलाया, नाकामी किसकी थी, गलती किसकी थी?
पुलवामा अटैक के बाद ये क्यों आंखें बंद करके सो रहे थे? इनको क्यों पता नहीं लगा कि इंडिया को एज ऑब्जर्वर बुलाया जा रहा है? इनकी किधर था खारजा पॉलिसी, किधर था इनका फॉरेन मैडम ऑफिस? आपकी गुफ्तगू सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज आ गया हूँ। जितना नाराजगी का इजहार आप फरमा रही हैं मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान साहब की सरकार पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुज़िश्ता अखबार में कश्मीर तकरीबन आजाद हो ही गया था। ये थोड़ा सा ज्यादती। देखिए बात यह है कश्मीर आजाद हुआ था या नहीं हुआ था? कश्मीर के ऊपर मोदी का तसल्लुत नहीं कायम हुआ था। कश्मीर के ऊपर मोदी का तसल्लुत कायम नहीं हुआ था। हम इस मीडिएशन पे बहुत पॉइंट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा। मैं अली गौहर बलोच साहब के पास जाऊंगा। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, खारजा पॉलिसी की तरफ मैडम मुझे ले गई। खारजा पॉलिसी के हवाले से एक चश्मकुशा न्यूज़ आइटम मेरे सामने मौजूद है। शीरी मज़ारी की शाह महमूद कुरैशी की वजारत खारजा की कारकर्दगी पर तनकीद। उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब मसले कश्मीर को बहुत आगे ले गए हैं, ताहम हमारे इदारे खुसूसन वजारत खारजा वज़ीर आज़म को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकी। हुजूर अगर तो ऐसा हुआ है, इफ़ एट ऑल वाली बात है, तो भी क्या ये नाकामी हुकूमत वक्त की हमारे वज़ीर आज़म साहब की नहीं है? और अगर ऐसा है तो इस नाकामी का तदारुक, इसकी तलाफ़ी किस शक्ल में हो सकती है? शुक्रिया नूरुल आरफीन भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपकी और आपके वसातत से वीवर्स की जो है वो तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। कश्मीर के हवाला से बात हो रही है। शीरी रहमान का शीरी मज़ारी आपने वो एक हवाला दिया है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का। शीरी मज़ारी, सॉरी, मैं आज शीरी मज़ारी साहब ने असम्बली में स्पीच की और वो हस्ब रवायत कश्मीर पर इजहार यकजहती करने के बजाय जी साहिबा वो अपोजिशन पर ही तनकीद कर रही थी। हुकूमत की पॉलिसी बताने की बजाय या कश्मीर पर वो बात करती, वो हट के अपोजिशन पर वार कर रही थी। और आज भी मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असम्बली में कश्मीर पर बात की। नूरुल आरफीन भाई, सबसे पहले तो मैं वजाहत पूछना चाहता हूँ, अता साहब बैठे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के साथ वाशिंगटन में मुलाकात की। उसके बाद ये जब पाकिस्तान आए तो इन्होंने वो बड़े म्यूज़िक और ढोल बजाए कि ये दौरा बड़ा कामयाब रहा और वो अमेरिका से पता नहीं क्या चीज़ फ़तह करके आए हैं। साथ ही दूसरी तरफ जब मोदी वापस गए तो एक ही वक्त था जब इंडिया में इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा था कि उन्होंने मुतनाज़ हैसियत कश्मीर की ना सिर्फ ख़त्म की, वो कानून ख़त्म किया, बल्कि उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया। और न्याज़ी साहब जो थे वो इस चीज़ के ढोल बजा रहे थे कि उनका दौरा कामयाब रहा। आया वाशिंगटन में हमारे और पूरी पाकिस्तानी कौम के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ट्रंप के साथ ये दोनों जो मुल्कों के सरबराह हैं, क्या कोई ऐसा अंडरग्राउंड कोई बात तय करके आए हैं? और उसके बाद देख लें कि जिस तरह से जेल बनाकर जिस तरह के मजालिम कश्मीरियों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। और हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने मास वाए, वो हमारे वज़ीर जो खारजा हैं वो मुल्तान में बैठकर डेली एक प्रेस टॉक कर दिया करते थे। और जो इमरान न्याज़ी साहब हैं ये पाकिस्तान में ही बैठे बड़के मार रहे थे। यकीन करें कि जब वो मोदी ने स्टेप उठाया तो आपने देखा और पूरी कौम ने देखा कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिधर जाकर, अगरचे वो एक जुल्म ढा रहा था और उसने गलत कदम उठाया है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ कश्मीरियों का ख्वाब और पाकिस्तानियों का ख्वाब एक दिन ज़रूर जो है वो पूरा होगा और शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन आप ये देखें कि इस पर कौम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि न्याज़ी साहब ने कोई भी किसी एक मुल्क का भी दौरा ना किया कि वज़ीर ख़ारजा मुल्तान से बयान देते थे। इनको भी चाहिए था ना कि ये भी हर मुल्क का दौरा करते, जो कश्मीरियों के साथ बीत रही थी वो करते। और कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में ना जाकर ये बैनुल अक़वामी जो है, मतलब है कि बाकी हमारे मुल्क हैं इस्लामी, ये उनसे क्या तवक्को करते हैं जब इनका अपना ज़ाती किरदार ये है कि इन्होंने, मतलब है कि वो कुआलालंपुर की वो कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और अब जाकर उनको सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। और ये जहाँ भी जाते हैं
कश्मीर, आप ये देखें कि इन्होंने ये कहा था कि हर जुमा के दिन है तो हम 5 मिनट की खामोशी, पहले वो खामोशी, आज अभी तो 4 जुमे नहीं हुए और वो खामोशी खत्म हो गई। सर आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई हो तो मैं कुछ, आज आप देख लें कि असेंबली हॉल, सर आपकी गुफ्तगू अगर मुकम्मल, मैं अभी बात कर रहा हूँ नूरुल आरफीन भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूँ और बड़ा थोड़ा मैंने बड़ा थोड़ा टाइम दिया। आज आप देखें कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने असेंबली के बाहर अगर आप देखें तो उधर इन्होंने बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगाकर, सिर्फ ये तो अपने मुल्क में ऑपोजिशन को बाद में नहीं लेते बल्कि ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन पूरी ऑपोजिशन ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आज भी हाउस में खड़े होकर, और जब पहले कश्मीर का इशू हुआ था तब भी मुश्तरका, आपको पता है, करारदाद जो है वो मंजूर की, अगरचे इनको मां सवाए ऑपोजिशन की को विक्टिमाइजेशन करने के और उनके ऊपर तनकीद का, और आज भी ये कंटेनर के मोड पर राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर वाला, मुझे तहरीक इंसाफ के पास जाना है और उसके बाद मुझे क्विक ब्रेक पर जाना पड़ेगा मेरा ख्याल है। अताउल्लाह साहब, हुजूर वाला, अली गौहर बलोच साहब से बात करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि कश्मीर के हवाले से बात करते हुए तमाम तर कसूर महज तब्दीली सरकार और इमरान खान साहब और अताउल्लाह खान साहब का है, बाकी रावी चैन ही चैन लिखता है। हुजूर वाला, आपके ऊपर FIR तो बड़ी लंबी फाइल हो गई है। ना मोदी आपके दौर में पाकिस्तान आया, ना मोदी आपके दौर में पाकिस्तान आया, ना सजन जिंदाल आपके दौर में पाकिस्तान आया, ना खान साहब कश्मीरी उन नस्ल हैं, ना खान साहब ने मोदी की माँ को शाल का तोहफा भेजा, यहाँ से आमों की पेटियाँ गईं। हुजूर वाला, आपकी और आपकी हुकूमत की वाकई बात तो सही है, मतलब आप लोगों की इतनी जुर्रत, पिछले अदवार में कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए नवाज शरीफ साहब ने केक काटे, मोदी को शाल का तोहफा दिया, उसकी माँ को साड़ी भिजवाई, आम दिया, मतलब उसके बाद भी कश्मीर देखिए गजब खुदा का आज़ाद नहीं हो सका। आप लोगों ने बिल्कुल इसके उल्टा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सलाउद्दीन अय्यूबी की कंटिन्यूएशन ही हैं, कुछ फरमाना चाहेंगे? नूरुल आरिफीन भाई, सबसे पहले तो आपको पता है, इनको ये देखना चाहिए कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी जो होती है वो हर साल के लिए या हर हुकूमत के लिए नहीं बनती, बल्कि खारजा पॉलिसी का एक तसलसल होता है जो कि चल रहा होता है, और जो भी हुकूमत आती है वो उसको फॉलो करते हैं। अगर इनकी कोई खारजा पॉलिसी थी और हम उससे उस डायरेक्शन से हट रहे हैं तो वो ये बता सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं बता सकते, इसलिए कि इनकी कोई खारजा पॉलिसी ही नहीं थी। दूसरा, सेनेटर साहब ने कहा कि कशकोल लेकर हर जगह जाते हैं। देखिए, जिस काबिल आपने इस मुल्क को छोड़ा था तो हम वही कर रहे हैं। कशकोल हम अगर लेके नहीं जाते तो इस मुल्क को चलाए कैसे? मैं ये बार बार हम ये कहते हैं कि आपने इदारे ऐसे तबाह किए कि जब हम हुकूमत में आए तो हमने देखा कि वो तो चलाने के काबिल ही नहीं है। ये 14.6% इन्फ्लेशन अभी हुई है, थोड़ा सा तवक्कुफ, ये अभी हुई है। जी, मैं बिल्कुल, क्यों अगर वो मुझे एड्रेस ना करें तो मैं मैडम बराह रास्त आप दोनों एक दूसरे से मुखातिब नहीं हो सकते ना, थोड़ा सा प्रोटोकॉल। मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं जी। अताउल्लाह, दूसरा जो खौफ है जी, दूसरा जो खौफ है अपोजिशन को, आपने देखा था कि हम हमेशा, हमारा ये पाकिस्तानियों का गिला होता था, और पार्लियामेंट जब ये अपोजिशन में होते थे एक दूसरे के तो वो यही शिकवा करते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सही तरीके से मुकदमा पेश नहीं करते। जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए अमेरिका में और UNO में तो उन्होंने ऐसे अंदाज में ये मुकदमा पेश किया कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ने तारीफ की। अब नूरुल आरिफीन भाई, इस बात पे हम आते हैं कि ये कहते हैं कि जुम्मे को एहतजाज का हमने कहा, हमने फ्लेक्स लगा दिए। सर, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अताउल्लाह साहब, हुजूर वाला, फाइन ब्रेक की मुझे तमन्ना भी थी और ब्रेक आ ही गया। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा सहर कामरान साहिबा, मैडम, मैंने जो इंट्रो में जिस स्टोरी का रेफरेंस दिया तो मेरे सामने मौजूद है। यतीम बच्चों का स्कॉलरशिप फंड सरकारी अफसरान के बच्चों पर खर्च, सिंध सेक्रेटेरिएट में आला ओहदों पर फाइज, 11 अफसरान स्कैंडल में मुलव्वस। अफसरान ने जानते बूझते अपने बच्चों के नाम वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त दायर की।
मुराद अली शाह साहब ने अपनी सादालोही में ख़जाने से 5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी फरमा दी। एंडाउमेंट फ़ंड हुकाम ने मंजूरी की मुखालफत की, ताहम वज़ीर आला ने मुखालफत करते हुए रकम जारी करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। थोड़ा सा और ज़रा तवक्कुफ़ फरमाइएगा। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज की बेटी को 42 लाख रुपए देने की मंजूरी भी दी। ये रिपोर्ट बताती है एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज मिसेस इफ़्फ़त मलिक की बेटी उर्वा इफ़्फ़त अमेरिका में पढ़ रही हैं। इनसे ज़्यादा गरीब तो कोई नहीं हुआ। सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई मंसूर अब्बास रिजवी की 2 बेटियों को 7 लाख और तीसरी बेटी को 43 की रकम दी गई। अब ये 43 रुपए हो नहीं सकते, 43,000 वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, यकीनन ये लाख होगी, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। मंसूर अब्बास की 2 बेटियां ज़ियाउद्दीन और एक चलो ये तो गैर ज़रूरी है। सेक्रेटरी अक़लियती उमूर फ़ारूक आज़म की 2 बेटियों को 40 लाख की स्कॉलरशिप दी गई। इकबाल नफीस खान ने 30 लाख रुपए और इमदाद अली शाह ने 8 लाख रुपए अपने बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए वसूल किए। मैडम, अगर आप चाहें तो कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश फरमा सकती हैं, मैं खामोशी से सुनूंगा। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी नूरुल आरिफीन। मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी, उसके बाद आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद माय आर्गुमेंट्स ऑन द प्रीवियस सब्जेक्ट। बात यह है कि क्योंकि मैंने अभी मेरे इल्म में नहीं है, अभी आपकी ब्रेक के अंदर मैंने एक मुख्तसर न्यूज़ समा न्यूज़ की मैंने देखी है, ठीक है। मैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जब ले लूँगी तो मैं ख़ुद आपसे रिक्वेस्ट करके आपके प्रोग्राम में आके इसकी डिटेल दे दूंगी कि क्या ये किस बुनियाद पे स्कॉलरशिप दी गई या नहीं दी गई, क्या वो बच्चे ब्राइट थे, क्या वो मेरिट पे थे, क्या वो तालीम हासिल करके वापस आएंगे या वो गलत दी गई। अभी क्योंकि मेरे पास इसकी कोई डिटेल्स नहीं है, मेरे पास मैंने कोशिश की कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन ले सकूं, मगर आपकी ब्रेक के मुख्तसर वक्फे के दौरान मुझे इस पर कोई मालूमात हासिल नहीं हुई। तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि एज सून एज आई गेट द इन्फॉर्मेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करके आपके प्रोग्राम में आके इसकी जो तफसीलात दे दूँगी। और अगर इसमें कोई गलती या कोई इसके अंदर जो है कोई मिस अप्रोप्रिएशन का एलिमेंट होगा तो ये भी आपको यकीन दिलाती हूँ कि रिकवरी भी उस यकीनन होगी और इसमें किसी के साथ कोई ज़्यादती या किसी का हक नहीं मारा जाएगा। अगर ये कोई ब्राइट या टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी स्कॉलरशिप थी जो और उस पर वो बच्चे पूरे उतरे हैं तो मैं समझती हूँ उसको कोई हर्ज नहीं। और अगर ये सिर्फ एक किसी को जो है वो नवाजा गया है तो मैं समझती हूँ कि गलत है, और अगर वो गलत है तो उसकी तलाफ़ी ज़रूर होनी चाहिए। अब जो है दूसरी बात इसके ऊपर कि ये कहते हैं कि पहले कश्मीर पॉलिसी क्या थी। पहले कश्मीर पॉलिसी जो भी थी, कश्मीर इशू ज़िंदा था। और ये कहना कि एक तकरीर, मैं समझती हूँ कि जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट पाकिस्तान से बाहर गया और उसने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की या किसी आलमी फोरम पे, कश्मीर जो है उस तकरीर का, उस सब्जेक्ट का हिस्सा ज़रूर रहा। और कश्मीर जो भी था, इससे पहले मोदी का इस तरह का तसल्लुत नहीं था। मोदी को किस तरीके से वेलकम किया इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने। उन्होंने कहा मोदी इलेक्शन जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। वो जाके ट्रंप के साथ मीटिंग में बैठे, उन्होंने बड़ी उसके ऊपर चहकारें उनकी सुनाई दी। उन्होंने कहा कि जी मीडिएशन हो गई। तो मैं ये पूछी व्हाट इज़ द डील बिहाइंड द टेबल, हुआ क्या है? ये किस किस्म की, यानी आवाम को जिस किस्म की आप ये दे रहे हैं एक फ़लसफ़ा, उसकी हकीकत क्या है? यानी इसके पीछे कोई हकीकत है भी या नहीं है, या हमें एक सुपरफिशियल दिखाया जा रहा है पिक्चर। और अगर ये हकीकत थी तो इमरान खान अहमद न्याजी साहब इसके ऊपर क्यों नहीं पूरी कौम को इकट्ठा कर सके? वो क्यों अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलग बैठते हैं? सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है उनकी। उन्होंने कश्मीर के मुकदमे को मजबूत नहीं, कमज़ोर किया। कश्मीर के मुकदमे को अगर मजबूत किया है तो वो उन कश्मीरी बहन भाइयों ने किया है जिनको आज 6 महीने मुकम्मल हो गए सीज में, वो जिनकी आवाज़ें नहीं रुक सकी, जिनकी इंडिजिनस मूवमेंट है, जो हर जगह पे जहाँ पर भी जो है एक्सपेक्ट्रिएट कश्मीरीज हैं, कश्मीरी डायस्पोरा है जो बाहर मुल्क से, वहाँ पे उन पार्लियामेंट्स में बाहर मुल्क से वो अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उस वक्त कहाँ गई थी जब मोदी ये सब कुछ कर रहा था? आप तो घर पे बैठे थे। आपने उस वक्त क्यों OIC के तमाम मेंबर्स से मुलाकातें नहीं की, क्यों विज़िट नहीं किए, क्यों हारमोनी क्रिएट नहीं की, क्यों आप OIC का इजलास पाकिस्तान में बुलाने की कोशिशें नहीं की?
ये सारी बातें हैं जिसका जवाब वजीर आजम को देना है। वो पाकिस्तान में यकीनन उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान के मालिक नहीं बने, वो मालिक नहीं बने कि वो मुल्क के वसाइल इस्तेमाल करके जो मर्जी तबर्रा भेजते जाएं। राइट। गौहर अली गौहर बलोच साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइएगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज एहतसाब अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसी एटीएम का जिक्र किया कि अवाम का पैसा एटीएम मशीन खा गई। उन्होंने अवाम से कहा कि चीनी अगरचे 100 रुपये हो गई है, ताहम हमें घबराना नहीं है। हुजूर मतलब ये कुछ अजीब सी खिलाफ अक्ल बात है। चीनी 100 रुपये हो गई तब तो घबराने की इजाज़त होनी चाहिए मेरे ख्याल है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान की किन एटीएम मशीनों का जिक्र किया। ये वही एटीएम मशीनें हैं जिन्होंने चीनी का रेट बढ़ाकर 100 रुपये के करीब कर दिया है, हालांकि उससे पहले ये 45 से लेकर 50 रुपीज़ के दरमियान था, और गन्ना आज भी उसी रेट पर आम किसान से ख़रीद रहे हैं, लेकिन चीनी का रेट महंगा कर दिया है। ये वही एटीएम मशीन हैं जिन्होंने सितंबर में कहा था कि जो गंदम है उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और आज जनवरी कह रहे हैं कि गंदम को इंपोर्ट करना है। ये वही एटीएम मशीन हैं जिनके ज़रिए न्याजी साहब का किचन चलता है, जिनके ज़रिए पूरी पार्टी चलती है। ये वही एटीएम मशीन है जो फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो आज तक स्टे पे स्टे लेकर जिसको लंबा किया जा रहा है, उसके पीछे भी ये सारी एटीएम मशीन ही हैं। ये वही मशीनें हैं जिसके ज़रिए आपको पता है कि जो इल्ज़ामात इमरान खान की हमशीरा पर लगे कि पूरे पाकिस्तान को वो मशीनें ला कर दे दें जिससे अरबों रुपए जो है वो रोज़ कमाए जा सकें। नूरुल आरफीन भाई, पाकिस्तान के हालात जो इन 16 माह में बदले हैं वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। आप देखें कि आज गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, आज अद्वियात की कीमतें आसमान के साथ बातें कर रही हैं। आज पहले एक गरीब आदमी सोचता था कि शायद दाल खा लें और सब्ज़ी खा लें, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बाज़ार में जाकर पता करें कि अब तो दाल और सब्ज़ी भी गरीब बेचारा नहीं खा सकता, गोश्त खाना और उसका तो सोचना एक ख्वाब बनकर रह गया है। हुजूर वाला थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपने जो स्टेटमेंट दागा है उसी की कंटिन्यूएशन में एक सवाल मैं इसमें मैं आपकी मेरी एक गुजारिश सुने ना, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे दे। मैं तो चले जल्दी से कंप्लीट करें। 30 सेकंड करना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये जी वो प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि कह रहे हैं कि मुझे मिसलीड किया जा रहा है। भाई, आपको मिसलीड अगर किया जा रहा है तो आप उन लोगों के नाम बताएं और उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर आप नहीं लेते तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी वो एटीएम मशीनें जो आपकी जेबें भर रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अताउल्लाह साहब हुजूर वाला, पाकिस्तान में जिस गुर्बत, जिस अफलास का तस्करा अली गौहर बलोच साहब फरमा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये किसी और मुल्क के मकीन है। भाई नोचा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। दुरुस्त है हुजूर वाला, ब्रेक पर पांव रखिएगा। अताउल्लाह साहब हुजूर वाला, जिस पाकिस्तान का नक्शा अली गौहर बलोच साहब ने अभी खींचा है, जहां गुर्बत है, अफलास है, भूख है, नंग है, मेरा ख्याल है कि मैं और आप शायद उसे एक मुल्क में नहीं राहिश पजीर। ये खबर एक मुझे बता रही है, वज़ीर आज़म ऑफिस ने 5 सालों के दौरान 5 करोड़ 53 लाख की लागत से 23 गाड़ियाँ खरीदी। राना कादिर साहब की बाई लाइन है, लिख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने 2015 से 2019 के दौरान गुज़िश्ता फिर दोबारा अच्छे रिपोर्टर हैं 5 करोड़ 53 लाख रुपए 53,43,692 रुपए की लागत से सिर्फ 23 गाड़ियाँ खरीदी। इन गाड़ियों में टोयोटा करोला, होंडा सिटी, होंडा सिविक और हीनो बस वगैरह शामिल हैं। हुजूर, ये 2 पाकिस्तान एक ही वक्त में, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ, ब्रेक पर जाऊंगा, फिर सीधा वापस आप तक आऊंगा और आप इनायत करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो ज्ञान पहुंचे हैं। अताउल्लाह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने 5 सालों के दौरान 5 करोड़ 53 लाख की गाड़ियाँ 53 लाख की लागत से 23 गाड़ियाँ खरीदी, जिनमें टोयोटा करोला, होंडा सिटी, होंडा सिविक, हीनो बस वगैरह शामिल है। जिस गुर्बत, अफलास, नंग और भूख का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में हो रहा था, जिस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, उसी में दूसरी तरफ ये अयाशी अवाम की रकम से। हुजूर कुछ फरमाइए। नूरुल आरिफीन भाई, एक एक करके मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा जो साथी बैठे हुए हैं उनके भी। एक ही सवाल पूछा। एक तो सबसे पहले कश्मीर के हवाले से देखिए, कश्मीर का मसला आज से तो नहीं है। कश्मीर का मसला तो पिछले हम जब से हम पैदा हुए बल्कि उससे भी कहीं पहले का 70 साल से कश्मीर का मसला है। अताउल्लाह साहब, थोड़ी सी एक गुजारिश मेरी सुन लीजिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि कश्मीर मैंने नहीं कब्जा करवाया। कश्मीर के मोदी की हरकतों में मेरी जंग और हमारे प्रोडक्शन टीम का कोई अमल दखल नहीं है। हुजूर वाला, कश्मीर पर हम कल पूरा दिन इंशाअल्लाह ताला अपनी ट्रांसमिशन में भी बात करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे। ये थोड़ा सा कश्मीर से आप बाहर निकल आइए, ज़रा इस तरफ आज़ाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ आइए, जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत है। मैंने एक अदद सवाल आपसे पूछा है, अगर आप उसका जवाब दें तो फिर मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊँ, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है सर। अच्छा चले, मैं ठीक है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 1.5 साल में हमने जितना उठाया है शायद ही इतना कश्मीर कहीं हुआ हो। अब दूसरी एक बात की गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया वो किया और गाड़ियाँ बेची, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, हमने ये नहीं किया। ये जो वज़ीर आज़म है साहब का, उसको जब सज़ा मिली तो वो बाहर बैठ गए। कोई एक मिसाल मुझे बता दे कि ऐसा हुआ हो। ये तो अपनी महंगाई की बातें करते हैं ना कि महंगाई इतनी हो गई। ये महंगाई किस वजह से हुई है? थोड़ा सा दूसरा हुजूर वाला, मैं बता रहा हूँ एक एक करके। सर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जी। और आपकी अकीदत में गिरफ्तार हूँ। मुब्तला इश्क ही ना हो जाऊँ। हुजूर, जिस सादगी से आपने मेरे सवाल को स्किप किया है सर, मैं यहीं लामलेट हो जाऊंगा प्रोग्राम में। ऑन एयर मेरा जो है वो मतलब इंतकाल पुरमलाल भी हो जाएगा। सर अगर आप सिर्फ मेरे सवाल पर रहें तो मैं आगे जाऊं। हुजूर, बहुत वक्त कम रह गया है। नहीं, बिल्कुल। चलो पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं, फिर मुझे 1 मिनट आपने देना है कि मैं एक वजाहत करूं, ठीक है? अच्छा। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चीज़ें थी, जो इजाफी गाड़ियाँ थी, जो ये वो समझ रहे थे कि ये इस्तेमाल के लिए नहीं है और ये पाकिस्तान की जो अवाम है ये इस काबिल अभी नहीं हुई कि हम इस तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर दें, तो उनकी नीलामी की गई। मैं नहीं समझता कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर अपनी जाती इस्तेमाल के लिए कोई ऐसी उन्होंने गाड़ियां खरीदी होंगी, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन मुझे इतना यकीन जरूर है कि अगर कोई गाड़ियां भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से और सर उनको बात करने दीजिए, वरना फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, फिर मामला धर्म भरम हो जाएगा। करें इनकी मैनेजमेंट का। अली गौर बलोच साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ। जी हुजूर, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप मुझे बोलने दे, फिर आप अपनी बारी में बोल देना, मुझे जवाब तो देने दे। मैं सिर्फ नूरुल आरिफीन भाई ये कहता हूं कि अगर गाड़ियां भी ली गई होंगी या कोई ऐसी चीजें होंगी तो वो अपनी जात के लिए नहीं होगी, बल्कि इदारों की जरूरत होगी, इसलिए होगा। मैं सकता है यतीम यसीर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ियां हो, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। जी, आगे आपने सिंध के एक स्कैंडल की बात की। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, सिंध में सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है। पिछले दिनों मैं सिर्फ एक वाकया बताता हूँ। पिछले दिनों औरंगी नाला में एक बच्ची गिरी, वहां रात को 9 बजे मैं पहुंचा तो हमने इदारों से रब्ता किया, कमिश्नर से रब्ता किया। आप यकीन करें कि हमें यह बताया गया कि अभी रात का वक्त है, कोई मदद आपकी नहीं हो सकती। ये सिंध की हालत है। फिर हमें मजबूरन नेवी के गोताखोरों से रब्ता करना पड़ा और वो फिर आए, उन्होंने बच्ची की तलाश की। दूसरा, बिलावल जरदारी साहब जो है वो ह्यूमन राइट कमेटी के चेयरमैन है। आप पाकिस्तान में इंसानी हकूक की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं और वैसे क्या हालत है। तो पिछले 3-4 महीने से मैं करकर्दगी से बता रहा हूँ। मतलब 1.5 मिनट रह गया, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं मोहतरमा शहर कामरान के पास जाऊं। 4 महीने में रह गया हुजूर वाला, थोड़ा सा तवक्कुफ। मोहतरमा, ये तो बात ही खत्म हो गई। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत-ए-हाल जो बदतरीन है, उसके जिम्मेदार बिलावल भुट्टो साहब हैं। मेरा तो अगला सवाल ही इन्होंने धर्म भरम कर दिया। अब आप अगर जवाब दें तो फिर हम खत्म करेंगे। सर थोड़ा सा तवक्कुफ। अताउल्लाह भाई, अताउल्लाह साहब बेटी के चेयरमैन हैं, एक मीटिंग तक नहीं हो रही है उसका। जी बिल्कुल ठीक है, अभी जवाब ले लीजिए। इंतजार कर देगी, ये बताना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में शीरी मज़ारी साहिबा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर कहीं काम हुआ है तो उस हुकूमत में हुआ है और वो हर इशू को रेस करते हैं। लेकिन आज उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि मैं पूछूं कि भाई ये जो अभी आपने तालीमी याफ्ता लोगों को उठा के अडियाला जेल में क्यों बंद किया था, गद्दारी के इल्ज़ामात लगा के, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा के, इसलिए कि वो एहतजाज कर रहे थे। मुझे साहिवाल के वाक़े का बताएं कि वो क्या हुआ,
बच्चों की बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि ये जो रोज़ाना के केसेस हो रहे हैं उसमें हुकूमत कर क्या रही है। मुझे ये भी बताएं इंसानी हकूक़ के हवाले से कि वो बच्चे जो चाइना में जो रोज़ रो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे कोई रास्ता नहीं किया जा रहा, हमारे अकाउंट में कोई रकम नहीं। मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई। मैडम बहुत माजरत अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ साइन ऑफ करूँगा। नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।